सो नाउ ब्रैडकॉम ग्रुप और आज चौंका दिया भाई। अपने पहली बार ऐसा लग रहा है कि भैया टेक्निकल को जो है ना वो रिस्पेक्ट देता हुआ नजर आ रहा है। 43.70 की बात हुई थी कि ये 43.70 जिस लेवल पर क्लोजिंग थी वही आपका सपोर्टिंग लेवल था। और आज खुला नीचे, लेकिन उसके बाद जो रिकवरी देखने को मिली मार्केट के साथ साथ, मार्केट में तो खैर खेल ही अलग हुआ है, लेकिन आज बीसीजी में जो लास्ट टाइम जो एक एक खेल खेला गया है वो बहुत बेहतरीन था। मतलब आज इसे रिस्पेक्ट दिया है, इस लेवल को रिस्पेक्ट दिया है और इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग दी है। तो अभी देखिए, आज नस्दाक के ऊपर बात करनी थी और आज भी ये बात कंप्लीट नहीं हो पाई क्योंकि यहाँ पर 3-4 सवाल हैं जिनके जवाब देना बहुत ज़रूरी है। मैं इसके ऊपर बात कर चुका हूँ, लेकिन इसके ऊपर बात करना एक बार और ज़रूरी हो गया है। तो हम इस मामले को एक बार और सुलझाएंगे और समझेंगे कि गहराइयों से कि भैया है क्या और होना क्या है एक्चुअली। तो भैया पहली बात तो यहाँ पर 4 सवाल वो ऐसे कौन से हैं। तो देखिए, पहला तो आपका प्रमोटर के ऊपर है, प्रमोटर। दूसरा आपका एफआईआई। तीसरा आपका भैया रहने वाला है स्टैंड अलोन का बिजनेस। और चौथा आपका रहने वाला है भाई ट्रेड रिसीवेबल्स। पांचवा आपका कैश फ्लो है, लेकिन वो कैश फ्लो के ऊपर मैं इस वीडियो में बात नहीं करूंगा। जैसे कि मैंने पहले कहा था, एक सेपरेट वीडियो में बात करेंगे कैश फ्लो के ऊपर। तो अभी ये 4 सवाल जो है ना, इनको जरा समझ लेते हैं। मैं बात तो कर चुका हूं, लेकिन दोबारा समझ लो, कम से कम एक क्लियरेंस आ जाएगी। तो नाउ अभी ब्रैडकॉम ग्रुप में है, प्रमोटर की जो स्टेक है वो 18.47% है और इसके ऊपर हम बात कर चुके हैं, लेकिन फिर हम बात करेंगे। तो देखिए, आपका कहना है कि इनडायरेक्टली ये शेयर को परचेज किया गया है, स्टेक बढ़ी है। आपको पता है एसकेआर की परसेंटेज इस कंपनी में कितना था? 1% से भी कम था एसकेआर, यानी कि इस कंपनी की जो मेन मालिक हैं उनका परसेंटेज 1% से भी कम प्रमोटर स्टेक होल्ड करते थे वो। तो अभी ना ये पूरी 1% से बढ़कर 18.47% एसकेआर की स्टेक बढ़ी है, ना कि किसी और प्रमोटर की। पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पर हाँ इनडायरेक्टली परचेज किए गए हैं इसके शेयर्स और 4 फर्में इसमें इन्वॉल्व थी और ये 4 फर्में मिलकर 16 से 17% स्टेक ब्रैडकॉम ग्रुप की होल्ड करती थी। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि 4 फर्मों का खरीदना ज़्यादा बेहतर है ओपन मार्केट में शेयर खरीदने से, क्योंकि 4 फर्मों को ऑफर दिया गया और उन फर्म का कोई काम था नहीं, इतनी बड़ी स्टेक होल्ड कर रहे थे। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इस वजह से हो सकता है कि एसकेआर ने यहाँ पर 4 फर्मों की स्टेक जो है वो अपने लिए एक्वायर कर ली है। और कुछ भी हो, ए टू जेड ये 4 फर्में जो शेयर होल्ड करती थी, टोटल 18.47% जो है डीआईएस का, मतलब जो प्रमोटर होल्ड थे वो अब टोटल अब इनके हाथ में चला गया। अब कोई भी फर्म, सिर्फ नाम आ रहा है उनका, लेकिन वो सारी स्टेक जो है ना वो एसकेआर में थी। तीसरी बात यहाँ पर ये है कि यहाँ पर इससे बहुत कंफ्यूजिंग हो चुका है शेयर होल्डिंग पैटर्न, क्योंकि नाम बहुत है और उन नाम का कोई लेना देना नहीं है। सबसे पहले मैनेजमेंट को अपना शेयर होल्डिंग पैटर्न को तो अच्छा करना चाहिए एटलीस्ट, ये सवाल ये तो रहता ही है। एटलीस्ट अगर Q2 में जो कॉन्फ्रेंस होगी, कॉन कॉल होगी, उसमें शामिल अगर हो गए तो ये सवाल जो है ना, इनके सवाल के जवाब लेकर रहेंगे। तो अभी इन 4 फर्मों को एक्वायर करा गया और इनकी स्टेक अपने हाथ में ली गई और ये सारी स्टेक एसकेआर के हाथ में। अब देखना ये होगा कि क्या प्रमोटर अपनी स्टेक बढ़ाते हैं। अगर बढ़ाते हैं तो उनको ओपन मार्केट में शेयर परचेज करने होंगे और उसकी रिपोर्ट आपके पास आ जाएगी। और अगर परचेज करते हैं तो यानी कि प्रमोटर बहुत कॉन्फिडेंट है इस कंपनी को लेकर। वैसे भी परचेज तो किए ही है, कैसे भी किए हो, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली, लेकिन एटलीस्ट किए हैं, परचेज किया गया प्रमोटर की तरफ से। जो मेन प्रमोटर है, जो मेन मालिक है, उनकी तरफ से परचेज किए गए हैं। दूसरी बात आपकी एफआईआईस को लेकर है। एफआईआईस देखिए, मुझे रत्ती भर इनके ऊपर भरोसा नहीं है, लेकिन हम मजबूर हैं, इसके ऊपर कोई भी सवाल क्रिएट ही नहीं हो सकता। किसी भी फर्म है, किसी इंसान का ये अपना डिसीजन रहता है कि वो कहाँ पर पैसा डाल रहा है। और इनका भी यही है कि जो एफआई इसमें जुड़े हैं उनका कोई भी नाम बड़ा नहीं है, पहली बात तो। दूसरा, उनका कहीं भी स्टेक नहीं है किसी और कंपनी के अंदर। तीसरा, वो सिर्फ ब्रैडकॉम ग्रुप को होल्ड कर रहे हैं।
लेकिन ये उनका है भाई, उनका डिसीजन है, वो बीसीजी के लिए आए हों या किसी और चीज़ के लिए आए हों, हम इस पर सवाल नहीं उठा सकते। इन्होंने यहाँ पर पैसा लगाया है बस, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं हम समझ सकते। हम भले ही इनको फेक कहते रहे, लेकिन उससे होगा क्या, एटलीस्ट क्या होगा। लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए कि इन एफआईआर में कुछ ऐसे भी शामिल हैं जो कि बहुत बड़ा नाम है, एक MSCI। मैं इसके ऊपर बात कर चुका हूँ, पता नहीं आप भूल जाते हैं, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप यहाँ पर ध्यान रखना है, MSCI आपके साथ बना हुआ है। MSCI यानी कि मॉर्गन स्टैनले आपके शेयर को खरीद रखे है और वो अभी भी होल्ड कर रहे हैं। तो ये एक सबसे बढ़िया बात है। साथ में इस कंपनी में DIIs बहुत अच्छे हैं। DIIs जैसे कोटक बैंक साथ में थी, बाकी अभी ICICI बैंक है, या कहीं निपॉन भी साथ में है। तो ये सब है, छोटी स्टेक है लेकिन है। ये छोटी स्टेक इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न से कुछ ज़्यादा हमको देखने को नहीं मिल रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न पूरा बिगड़ा हुआ है, फैक्ट यही है। क्योंकि एफआईआर का कुछ लेना देना है नहीं, एफआईआर कुछ नाम ही है नहीं, कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ पर जो है आपका जो 4 फर्मों के नाम है वो भी अभी तक हटाए नहीं गए हैं, तो वो हटाना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो कुल मिला के आपको एफआईआर और शेयर होल्डिंग पैटर्न प्रमोटर के ऊपर समझ में आ गए हो। प्रमोटर तो अच्छे हैं, ठीक है, लेकिन एफआईआर बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा है। डीआईएस बहुत अच्छे हैं, लेकिन एफआईआर में एक नाम बहुत अच्छा है, मॉर्गन स्टैनले। तीसरी बात, आपका स्टैंड अलोन का बिजनेस है, आप कह रहे हैं कि कंसोलिडेटेड का अच्छा खासा नहीं है, जो भी रियल्टी है वो स्टैंड अलोन की है। देखिए, पहली बात तो यहाँ पर इसका कल्चर कभी था ही नहीं। इस कंपनी का कोई कल्चर यहाँ का है ही नहीं, इंडिया का है ही नहीं। ये एडटेक इंडिया में बहुत बाद में आया, ये आपका US यूरोप में स्टार्ट हुआ। ये एडटेक का ज़माना, ये डिजिटल एडवर्टाइजमेंट का टाइम जो है ना, वो वहीं से स्टार्ट हुआ है और इन्होंने वहीं पर फोकस किया। और जितना भी ये कमाते हैं ना, 80%, 85%, 90% ये US, यूरोप और मिडिल ईस्ट से यहाँ पर पैसा आ रहा है, ना कि इनका यहाँ पर जो है एशिया से आ रहा है। एशिया में बहुत बड़ा इनका रोल नहीं है। प्लस यहाँ पर अब जो मैंने आपको बताया था, जो चाइना वाली कुछ मैंने 7 जो इनके कॉन कॉल में बोला गया, वो मैंने सबसे बड़ी आपको खबर बताई थी कि चाइना पर अब फोकस करने जा रहे हैं। चाइना एक बड़ा मार्केट बनेगा इनके लिए, और स्टैंड अलोन को ही मजबूत करने के लिए मीडिया मिंट को एक्वायर करा गया है। इसके नंबर जुड़ के नहीं आ रहे, जैसे ही नंबर जुड़ के आएंगे ये स्टैंड अलोन का रिजल्ट जो है वो बेहतरीन लगने लगेगा। तो उम्मीद है आपको स्टैंड अलोन क्लियर हो गया। स्टैंड अलोन का इंडिया का बिजनेस ज़्यादा मजबूत नहीं है, ये तो शुरू से ही हम जानते हैं। इंडिया का बिजनेस बिल्कुल भी मजबूत नहीं है, ये सिर्फ कंसोलिडेटेड यानी कि बाहर से ही ये चल रहे हैं। लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब इंडिया का बिजनेस मजबूत करने के लिए इन्होंने मीडिया मिंट को ले लिया है और यहाँ पर अब ये इससे फोकस करेंगे। हो सकता है कि आगे 1-2 एक्विजिशन और हमको देखने को मिले, क्योंकि एक्विजिशन से ही मजबूती आएगी। इसके साथ साथ चाइना जो है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट अब रहने वाला है। अगर चाइना के अंदर ये शुरुआत करते हैं डिजिटल एडवर्टाइज की, तो वहाँ से एक बड़ा रेवेन्यू हाथ लगने को मिल सकता है। चौथा भाई आपका है ट्रेड रिसीवेबल्स की। तो देखिए, एक मैंने सेपरेट वीडियो बनाई थी आपके लिए, उसमें 2 कंपनियों से ब्रैडकॉम ग्रुप का कंपेयर किया था। पहली आपका एफएल इंडिया, दूसरी आपका डेटामेटिक ग्लोबल। यानी कि ये दोनों कंपनियां, डेटामेटिक तो फेवरेट रही है, इसीलिए उसके साथ जो है एक कंपैरिजन किया था। मैंने आपको दिखाया था किसी भी कंपनी, अगर आप कोई भी कंपनी आईटी की उठा के देख लो, आपको 15 से 25% के आसपास ट्रेड रिसीवेबल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। और जो इनका रीपेमेंट का टाइम होता है वही इस ब्रैडकॉम ग्रुप का भी टाइम होता है वही। और यहाँ पर ब्रैडकॉम ग्रुप का ट्रेड रिसीवेबल्स जो है वो 20% के आसपास का है। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर Q1 के जो रिजल्ट है उसमें ट्रेड रिसीवेबल्स का जो नंबर है वो हमारे हाथ नहीं लगा है। लेकिन यहाँ पर जो है बाकी के नंबर से अगर हम देखें तो आपके ब्रैडकॉम ग्रुप और बाकी कंपनियों में कोई अंतर नहीं है, दोनों ही साथ साथ है। और ये ट्रेड रिसीवेबल्स हर कंपनी के अंदर है, आपके ब्रैडकॉम ग्रुप में है, तो यहाँ पर इसके ऊपर कोई टेंशन ना करिए। जब सबके साथ वही चीज़ चली आ रही है तो इनके साथ भी वही चीज़ चल रही है। बाकी का रहा रीपेमेंट का टाइम, तो वो रीपेमेंट का टाइम वो कंपनी समझ रही है। अगर कंपनी का रीपेमेंट अगर नहीं होता तो कंपनी चल ही नहीं पाती। काम तो कर देती, लेकिन उस काम का जो पेमेंट है वो अपने वर्कर को कैसे चुकाती है अगर वो पैसा नहीं आता। प्लस इसके साथ साथ टैक्स जो है ना वो कैसे भरती। बाकी कंपनी फेक है, इसके लेकर आपको थोड़ा सा शंका रहती होगी कि जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है और ये बाहर से रेवेन्यू आता है वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर सत्यम का एक कमेंट आया, सत्यम का। तो ये सत्यम ना, ये लास्ट में क्या हुआ, एटलीस्ट पकड़े गए ना, ये इनका क्या वजूद ही नहीं था पहली बात
तो यहाँ पर जो टैक्सेस हैं अगर भर रहे हैं, टैक्स कंपनी लगातार बढ़ रही है, तो इसका मतलब ये है कि पैसा आ रहा है, तो पैसा कमा रहे हैं, प्रॉफिट हो रहा है, इसीलिए टैक्सेस भर रहे हैं। अदरवाइज ये करोड़ों में जो टैक्स भरा जाता है वो कैसे भर लेते हैं। और आपको बैलेंस शीट भी तो शो करनी है ही इंडिया में सेबी को, तो आपको उस टैक्सेस का भी जो ब्यौरा है वो भी देना पड़ता है। तो जो भी है ये काम तो सेबी का है पता लगाना कि कैसी कंपनी है, लेकिन हमें चलना है इसके जो नंबर्स हैं, जो रिपोर्ट्स हैं सामने, उसके बलबूते पर। और उम्मीद है आपको ये सारे 4 सवाल ना अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको फिर भी कुछ भी अगर आपको पूछना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कह दीजिएगा, आपको मिल जाएगा। और अब हम नाज़दाक और बाकी चीज़ों पर फोकस करेंगे। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है इसमें तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और अब दीजिए मुझे इजाज़त। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।